इमेजिन करिए कि आप और आपके कुछ बेस्ट बडीज एक प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि एक यादगार वीकेंड बनेगा, लेकिन फिर अचानक से थोड़ी टर्बुलेंस महसूस होती है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था जिसको आपने कभी पहले फील ना किया हो। लेकिन फिर देखते ही देखते सिचुएशन और खराब होने लगती है। प्लेन हवा में नीचे गिरने लगता है, ऊपर से लगेज गिरने लगते हैं। आप सीट के आर्म को पकड़ लेते हैं और आपकी नकल सफेद पड़ जाती है। अगली चीज जो आपको याद है, आप हड्डी गला देने वाली ठंड में हो। आप अभी भी अपनी सीट से बंधे हुए हो। प्लेन का वो पार्ट जिसमें आप वो टूट के अलग हो गया था। आप जमीन पर क्रैश करते हो, लेकिन किसी चमत्कार की वजह से आप जिंदा हो। आपको अभी तक पता नहीं है, लेकिन आप दुनिया के सबसे कठोर एनवायरनमेंट में से एक में क्रैश लैंड हुए हो। आपके आसपास सिर्फ पहाड़ है, ना कोई पौधा है, ना कोई जानवर है और कुछ भी नहीं है। लेकिन समहाउ आप जिंदा बच गए हो। लेकिन जल्दी ही आपको भूख लगने लगेगी। आप ज्यादा देर नहीं बचोगे। अब ज्यादा देर नहीं बचेगी जब आपका दोस्त आपसे बोलेगा, मैं पायलट को खाने वाला हूँ। जितना अनबिलीवेबल ये सुनने में लगता है, ये उतना ही सच है। ये एक सर्वाइवल की कहानी है जो सबको पीछे छोड़ देती है। ये कहानी है हीरोइज्म और दुख की, एक कठोर कहानी जो हमारी सोच को हिला देती है। तो चलिए इसे शुरुआत से शुरू करते हैं। गुरुवार 12 अक्टूबर 1972 का दिन है। मॉन्टेविडियो उरुग्वे के कुछ दोस्त हैं जो एक ही रग्बी टीम में खेलते हैं। वो सारे चिले के एक मैच में जा रहे होते हैं। प्लेन में 45 लोग हैं। सिर्फ जवान, मजबूत और फिट प्लेयर्स ही नहीं, बल्कि कुछ टीम के परिवार के लोग भी हैं, कुछ सपोर्टर्स भी हैं और 5 क्रू मेंबर्स भी हैं। चिले तक कमर्शियली उड़ना महंगा है, इसलिए उन्होंने सबसे सस्ता रास्ता चुना, जो कि एक एयरफोर्स प्लेन को चार्टर करना था। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये अमेरिकन मेड फेयरचाइल्ड FS-2270 लीड सेट के नाम से जाना जाता है। उसके ज्यादा वेट और कंपैरेटिवली वीक इंजन की वजह से भी इसे जाना जाता था, और वो जल्दी ही जान लेंगे कि इसका सेफ्टी रिकॉर्ड इतना बुरा क्यों था। अभी तक सिर्फ उन्हें यही पता है कि ये सबसे सस्ता तरीका है एंडेंस माउंटेन रेंज के ऊपर उड़ के सैन डिएगो पहुँचने का, जहाँ एक मजेदार रग्बी मैच होने वाला है। हालांकि ट्रिप का पहला हिस्सा एक जबरदस्त तूफान की वजह से रोकना पड़ जाता है और उन्हें मेंडोजा अर्जेंटीना में रुकना पड़ता है। वहां से सैन डिएगो का एक डायरेक्ट रूट है, लेकिन प्लेन 25,000 से 26,000 की ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता, जो माउंटेन्स के ऊपर जाना जरूरी होता है। इसलिए उन्होंने एक रास्ता लिया जो कि एक यूटर्न की तरह लगता है। ये रास्ता सबसे ऊंचे पीक्स को अवॉइड करेगा और उन्हें घूम के निकालेगा। अब फ्राइडे के 13 तारीख को वो फिर से निकलते हैं। एटमॉस्फेयर मजेदार है। प्लेन में रग्बी बॉल इधर उधर उछल रही है। सब हंसी मजाक कर रहे हैं। एक प्लेयर नैंडो पेरेडो अपनी विंडो सीट अपने दोस्त को दे देता है ताकि उसका दोस्त माउंटेन्स का बेटर व्यू ले सके। नैंडो को ये नहीं पता था कि ये छोटा सा जेस्चर उसकी जिंदगी बचाने वाला है। कुछ देर बाद टर्बुलेंस शुरू होती है। पहले किसी ने भी इसे एक सीरियस इश्यू नहीं समझा, लेकिन फिर किसी ने पॉइंट आउट किया कि माउंटेन्स प्लेन के बहुत करीब लग रहे हैं, जैसे कि वो बिल्कुल सामने ही हो। उन्हें ये नहीं पता था कि पायलट और को पायलट ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया था कि वो 1 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वो बहुत ज्यादा क्लाउड की वजह से देख नहीं पा रहे थे। असल में वो अभी भी 11 मिनट दूर थे। वो अभी भी माउंटेन्स में थे और सेफ जगह तक नहीं पहुंचे थे, जहां से वो राइड लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा सकते थे। फिर भी उन्होंने सफर जारी रखा और ज्यादा टर्बुलेंस का सामना किया। वो बिल्कुल माउंटेन्स के बीच में थे, जहां हवाएं बहुत ज्यादा तेज थी, जिसके कारण प्लेन इधर उधर उछलने लगा। क्लाउड्स हट गए थे और पायलट ने सामने खाली रिज देखी। प्लेन ने ऊपर उठने की कोशिश की और एक्सेलरेट किया, और अब पैसेंजर्स को समझ में आ गया कि वो मुश्किल में है। एयरक्राफ्ट रिज से टकरा गया, जिससे प्लेन का पिछला हिस्सा टूट गया और प्लेन आगे की तरफ उछलने लगा। वो अभी भी सी लेवल से लगभग 13,800 फीट ऊपर थे जब प्लेन शायद एक और माउंटेन से टकराया, जिसके टकराने से विंग्स निकल गए थे और सिर्फ प्लेन का फ्रंट हिस्सा बचा। जो लोग प्लेन के पिछले हिस्सों में थे वो पहाड़ों में उछलकर बाहर गिर गए। कुछ अभी भी प्लेन में जिंदा है, लेकिन सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं मिला। अचानक प्लेन का जो हिस्सा बचा था वो एक स्नो कवर्ड माउंटेन से जाकर टकरा जाता है। ये भी एक चमत्कार था कि प्लेन का एक हिस्सा बच गया, लेकिन जो आगे हुआ वो और भी चौंका देने वाला था। प्लेन माउंटेन से नीचे स्लेट की तरह स्लाइड करने लगा, लेकिन किसी रॉकी आउटक्रॉप से या बॉर्डर से नहीं टकराया। प्लेन नीचे और नीचे स्लाइड करता रहा जब तक वो आखिर में रुक गया 11,710 फीट की एल्टीट्यूड पे। प्लेन की सीट निकल चुकी थी और लोग इधर उधर बिखरे पड़े थे, लेकिन फिर भी कई पैसेंजर्स अभी भी जिंदा बच गए थे। प्लेन के अंदर कुछ लोग चीख रहे थे, उनके हाथ पांव टेढ़े हो गए थे, और तो और प्लेन के टुकड़े उनके अंदर तक घुस गए थे। लेकिन उनके आसपास ग्लेशियर्स है जो इतने रिमोट है कि उनका कोई नाम भी नहीं है। कोई वहां नहीं आता और ना ही उन्हें ढूंढने की कोई उम्मीद थी। ठंड हड्डियां गला देने वाली थी और इतनी ऊंचाई पर सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहां पे हवा बहुत ही पतली थी। सर्वाइवर्स में जो कम इंजर्ड थे वो दूसरों की मदद करने लगे। कुछ लोगों के बोन्स फूट गए थे, कुछ लोग इंटरनल इंजरीज के कारण ऑलमोस्ट मर चुके थे।
नैंडो कोमा में था और 3 दिन तक कोमा में ही रहा। प्लेन में 45 पैसेंजर्स थे, उनमें से 12 लोग तो तुरंत ही मर गए जब प्लेन माउंटेन से टकराया था। पहली रात बहुत ही ज्यादा ठंडी थी, टेम्परेचर -22 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया था। सर्वाइवर्स प्लेन की फ्यूजलेग में घुसकर अपनी जगह बनाते हैं और सूटकेस से होल्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि हवा ना आए। सबको बहुत ही ज्यादा बड़ी गलतफहमी थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन उन्हें ढूंढ लेगा और ये उनके प्लेन पे पहली और आखिरी रात होगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत थे। उन्हें ये नहीं पता था कि प्लेन का सफेद रंग उसे आसमान से दिखने नहीं दे रहा था। पहली रात में उनकी इंजरीज के कारण 5 और लोग मारे जाते हैं। नैंडो जो कोमा में था ये नहीं जानता था कि उसकी माँ मर चुकी है और उसकी बहन मरने वाली है। वो दोनों इसीलिए फ्लाइट पे थे क्योंकि नैंडो को फ्री में खाली सीट्स मिल गई थी। उन्हें इनवाइट करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन गया। अगले दिन सर्वाइवर्स ने जो कुछ बचा था उससे इंजर्ड लोगों को इलाज करने की कोशिश की। कुछ लोग अभी चीख रहे थे क्योंकि उनके हाथ और पैर कई जगह से टूट चुके थे। पायलट मर चुका था और को पायलट जिससे बड़ी गलती हुई थी डेवरेज के नीचे दबा मिला, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। उसने सर्वाइवर से कहा कि उसके पास एक हैंडगन है और उसने रिक्वेस्ट की कि वो उसे गोली मार के उसके दर्द को खत्म कर दे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं मारा और थोड़ी देर बाद वो वैसे ही मर गया। अब सबसे बड़ी चिंता थी खाना। इतने ऊंचाई और ठंड में इंसान का शरीर बहुत ही ज्यादा कैलोरीज जलाता है बॉडी को गर्म रखने के लिए। सारे बचे हुए लगेजेस की तलाशी लिया गया, लेकिन वहाँ सिगरेट और बूज बहुत थी पर खाने के लिए कुछ खास नहीं मिला। टोटल मिला के सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स, 1 टिन मसल, 3 जार जैम के, 1 टिन आलमंड्स का, कुछ कैंडी और कुछ वाइन की बॉटल्स थी। सर्वाइवर्स ने तुरंत ही राशनिंग का प्लान बनाया, लेकिन इतने लोगों के लिए कुछ भी नहीं था और उन्हें नहीं पता था कि ये कितनी देर तक उन्हें चलाना पड़ेगा। पानी उनके पास था और बर्फ को मेल्ट करके वाइन के बॉटल्स में भर लेते थे। दिन गुजरते गए और ज्यादा लोग मरते गए। 10वें दिन नैंडो अब होश में था, अपनी बहन को अपनी बाहों में मरते हुए देखता है। बाद में वो कहता है कि वो सोया और जब उठा तो ऐसा लगा जैसे वो जहन्नम में है और अभी भी चीजें और खराब होने वाली थी क्योंकि उन्होंने ट्रांजिस्टर रेडियो के थ्रू सुना जो उन्हें रैकेज में मिला था कि उनकी तलाश बंद कर दी गई है। अब उन्हें समझ में आ गया था कि वो बिल्कुल अकेले हैं, ठंडी और भूख से मर रहे हैं। ये वो पॉइंट था जब एक्सट्रीम डेस्परेशन में नैंडो ने अपने एक दोस्त से कहा, मैं पायलट को खाने वाला हूँ। सच में कुछ सर्वाइवर्स के दिमाग में ये आइडिया पहले से ही घूम रहा था, लेकिन सबसे पहले इसका जिक्र नैंडो ने ही किया। उनमें से एक ने बाद में मीडिया को कहा, हमारे सभी काम का एक कॉमन गोल था और वो था जिंदा रहना, लेकिन हमारे पास एक ही चीज की कमी थी, वो था खाना। प्लेन में मिले वो थोड़े से खाने के टुकड़े बहुत ही पहले खत्म हो गए थे और वहाँ आसपास कोई वेजिटेशन या जानवर नहीं था जो हमें जिंदा रख सके। उन्होंने इसे कैनिबलिज्म नहीं समझा। अगर उन्हें जिंदा रहना था और अपने परिवार से फिर से मिलना था तो ये इकलौता रास्ता बचा था। उनके पास कोई चांस नहीं था, या तो अपने दोस्त को खाओ या खुद मर जाओ। उस वक्त तक 27 लोग अभी भी जिंदा थे, जो काफी ज्यादा लोग थे खाने के लिए। उन्होंने पायलट से शुरू किया, बॉडीज के सारी मीट को निकाल दिया, ऑर्गन्स को भी खाना शुरू कर दिया था क्योंकि उनका भूखा दिमाग सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था, और खाओ, सब कुछ खाओ, जो मिले वो खाओ, एक टुकड़ा भी वेस्ट मत करो। 17वें दिन एक और डिजास्टर उनके साथ होता है। रात के बीच में उन्होंने एक आवाज सुनी जिसे एक सर्वाइवर्स ने डिस्क्राइब किया कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगली घोड़े दौड़ रहे हो, लेकिन असल में ये आवाज एक एवलांच की थी जो फ्यूजलेग के होल से अंदर घुस गई और पूरा फ्यूजलेग बर्फ से भर गया। जो लोग जिंदा बचे थे उन्होंने हवा के लिए अपनी राह बनाई और अपने दोस्तों को ढूंढने में लग गए। इस एवलांच में 8 और लोग मारे गए और जो बचे वो अंधेरे में बर्फ के नीचे दबे हुए थे, जहां हवा भी मुश्किल से पहुंच रही थी। पिछले 3 दिन तक वो वहीं बैठे रहे जब तक बर्फ पिघल नहीं गई और फ्यूजलेग फिर से स्नो के ऊपर आ गया। दिन गुजरते गए और वो लोगों को खा खा कर जिंदा रहे। वो सिगरेट्स पीते थे और छोटी छोटी एक्सप्लोरेटरी मिशन पर जाते थे, लेकिन बस कुछ ही मीटर चलने के बाद वो थक जाते थे। बर्फ बहुत ही ज्यादा गहरी थी और हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी थी उनके कमजोर शरीर के लिए, जो ज्यादा देर तक चल नहीं पाते थे। उन्हें स्नो ब्लाइंडनेस का भी सामना करना पड़ा, जो एक ऐसी हालत है जिसमें आंखों को सूरज के स्नो पर रिफ्लेक्ट होने की वजह से सनबर्न हो जाता है। उन्होंने अपने सराउंडिंग के खिलाफ लड़ने के लिए मेकशिफ्ट स्नो शूज और सनग्लासेस बनाए ताकि वो ज्यादा दूर तक जा सकें, लेकिन फिर भी उनके चारों तरफ बस बर्फीले पहाड़ ही थे। एक सर्वाइवर ने बाद में कहा, हमें लग रहा था कि हम कीड़े मकोड़े हैं जो प्रकृति में फंस चुके हैं, और वो सही था। जमीन पे शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां इंसान के लिए सरवाइव करना इतना मुश्किल हो जितना कि एक बर्फीले इलाके में होता है। इस दौरान उन्होंने फ्यूजलेग के दूसरे हिस्से को ढूंढा। अंदर प्लेन रेडियो की बैटरीज थी, थोड़ा चॉकलेट और कैंडी और कॉमिक बुक्स भी शामिल थी। कुछ देर तक उन्होंने सोचा कि बैटरीज को यूज करके वो रेडियो को चला पाएंगे, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया था कि रेडियो को वायर करना उनमें से किसी की बस की बात नहीं थी। जैसे कि नैंडो ने बाद में कहा,
हम बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गए थे। उसके लिए अब एक ही ऑप्शन बचा था, वो था माउंटेन से बाहर निकलना। उन्हें पता था कि चिले वेस्ट में है और पायलट ने कहा था कि वो अपनी डेस्टिनेशन से ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो अभी भी 37 माइल्स दूर थे सबसे करीबी रोड से। लेकिन वो आसान हाइक नहीं होने वाली थी। वो 37 माइल्स ग्लेशियर और रफ टेरेन के थे और वो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ट्रैकर्स नहीं थे। लेकिन नैंडो जानता था कि उन्हें माउंटेन्स रेंज के ऊपर चल के चिले तक पहुंचना ही पड़ेगा। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने डिसाइड किया वो ह्यूमन मीट स्टॉक करेंगे और सिर्फ सबसे स्ट्रांग लोग ही जाएंगे। नैंडो और 2 लोग रोबर्टो कैनेसा और एंटिनो विजेंटीन निकलने के लिए रेडी हुए। 61वें दिन जब वो चले तो सिर्फ 16 सर्वाइवर्स जिंदा बचे थे। कुछ बीमार थे और सारे के सारे माल नरिश्ड और प्रकृति के कारण टूट चुके थे। जाने से पहले एक आदमी कार्लिटोस पेज ने उनके लिए स्लीपिंग बैग बनाया। एयरक्राफ्ट के इंसुलेशन के पार्ट्स को कॉपर वायर से सिल के। अगर उनके पास वो स्लीपिंग बैग नहीं होता तो वो ठंड से मारे जाते। उन्हें पहली माउंटेन चढ़ने में 3 दिन लगे। नैंडो ने सोचा था कि इस माउंटेन के ऊपर से ग्रीन वैली दिखेगी, लेकिन जो दिखाई देता है वो और भी ज्यादा बर्फीले माउंटेन रेंजेस। विजेंटीन की हिम्मत टूट चुकी थी और उसने वापस लौटने का फैसला किया और अपना सारा खाना उन्हें दे देता है। नैंडो और कैनेसा ने एक दूसरे से कहा, हम मरेंगे लेकिन हम कोशिश करते हुए मरेंगे। लेकिन वो नहीं मरे। वो दिनों तक चलते रहे, ऑलमोस्ट बेहोश हो जाते थे। लेकिन वॉक के 8वें दिन उन्हें एक नदी मिली। उन्होंने मेल्टिंग स्नो के बीच से हरियाली देखी और सबसे जरूरी बात है, दूर नदी के पार उन्हें एक इंसान दिखाई देता है। हालांकि वो उस इंसान के पास नहीं पहुंच सके और उस रात वो नदी के किनारे ही सो गए। लेकिन गनीमत की बात यह थी कि उस इंसान ने इन लोगों को देख लिया था और अगले दिन वो इंसान वापस आया अपने साथ कागज और पेन लेकर। उसने कागज और पेन को पत्थर से बांधा और नदी के पार फेंक दिया। नैंडो ने कागज पर लिखा, हम प्लेन क्रैश के सर्वाइवर्स हैं, हमारे पास खाना नहीं है, हम और नहीं चल सकते हैं, और भी लोग हैं जो माउंटेन्स में बचे हुए हैं। इतना कुछ लिखने के बाद वो कागज वापस फेंक देता है। उस आदमी ने मदद लेने के लिए कहा और घोड़े पर सवारी करके लोगों तक पहुंच गया। वॉक के 10वें दिन नैंडो और कैनेसा को आखिरकार आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया। उनके दुबले पतले शरीर घोड़े के पीछे लटक रहे थे। नैंडो ने कहा कि उस वक्त वो जिंदगी को फिर से गले लगाने के लिए तैयार था। जल्दी ही हेलीकॉप्टर्स नैंडो को वापस उस जगह ले गए जहां बाकी के सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करना था। पायलट ने उनसे पूछा कि वो इतने मुश्किल ट्रेन को बिना किसी इक्विपमेंट को कैसे पार कर पाए। ये वाकई में एक चमत्कार था। उनकी जर्नी के बाद प्रोफेशनल्स ने ट्रैक किया और जब उन्होंने लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ उस रास्ते को पार करने की कोशिश की तो उन्हें भी बहुत मुश्किलें आई और वो बहुत डेंजरस था। 71वें दिन पर पहले सर्वाइवर को रेस्क्यू किया गया और 72वें दिन पर बाकी सब सर्वाइवर्स को निकाला गया। सबको बहुत तरीके की गंभीर चोटें आई थी, लेकिन जो लोग जिंदा बचे थे सब धीरे धीरे करके रिकवर हो गए। और जब न्यूज़पेपर ने सर्वाइवर्स के रेस्क्यू को जश्न मनाना बंद किया तो लोग अपने काम पे लग गए। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस काम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि वो इतने लंबे वक्त तक बिना खाने के कैसे जिंदा रहे। ये लिटरली इम्पॉसिबल था। फिर एक फोटोग्राफ सामने आई जो रेस्क्यूअर्स ने ली थी, जिसमें एक ह्यूमन कारकस था जिसके बोन्स स्ट्रिप किए हुए थे। सर्वाइवर्स ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ये किया था और बहुत से लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे कि कोई इंसान को कैसे खा सकता है। नैंडो ने बाद में कहा कि ह्यूमन फ्लेश खाना एक आसान फैसला नहीं था, ये उनका लास्ट रिजॉर्ट था। उसने कहा, हमने कोशिश की लेदर के स्ट्रिप्स खाने की जो लगेज के टुकड़ों से फाड़े गए थे, लेकिन हमें पता था कि वो केमिकल से ट्रीट किए गए थे जो हमें और भी नुकसान पहुंचाएंगे। हमने सीट कुशन्स को फाड़ कर देखा कि शायद उसमें कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उसमें भी खाने वाला ऐसा कुछ नहीं था। ये फैसला था या तो अपने मरे हुए दोस्तों को खाने का या मर जाने का। लेकिन 16 सर्वाइवर्स ने डिसाइड किया कि वो जो कुछ भी कर सकते हैं जिंदा रहने के लिए वो करेंगे, और इसी वजह से वो माउंटेन से नीचे उतर पाए। ये सब सुनने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही कदम उठाते? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।